This is Manish and welcome to my YouTube channel Sir Classes. Today I am going to start behaviorist theory which is the part of theory of learning. आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा behaviorist theory के बारे में जो theory of learning का पार्ट है. ये काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पैवलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, वॉटसन, इस सारे के कंसेप्ट में इसमें डिस्कस करूंगा. इनका क्या थियरी है, वो जो माउस चूहा वाला था, एक कुत्ता वाला था, एक बिल्ली वाला, ये सारे इसमें मैंने डिस्कस कर रखा है. यहां से एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन सीटेट में या जितने भी सारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वहां पूछे जाते हैं. तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है वीडियो, इसलिए इस वीडियो को आपको देखना, जानना, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए एज वेल एज बीएड एग्जाम्स. ओके, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि पूरी कंसेप्ट क्लियर समझ में आ जाए. और देखने के बाद लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों ने नहीं किया है, और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो अभी तक सोए हुए हैं, जिन्हें ये वीडियो नहीं मिल पाया है. तो बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आज के वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ थियरी ऑफ लर्निंग, बिहेवियरिस्ट थ्योरी. ये बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ये दमदार वीडियो होने जा रहा है. इसलिए ये दमदार वीडियो में बोल रहा हूं क्योंकि इस वीडियो से, इस टॉपिक से बहुत ज्यादा सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. 5 to 10 तो यहां से क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं. तो इसलिए इसको दमदार और धांसू वीडियो में बोल रहा हूं. इसलिए आपको एकदम काफी कंसंट्रेट होकर देखना होगा इस वीडियो को ताकि पूरी कंसेप्ट को समझ में आ जाए. ठीक है, यहां पर मैं ये बताऊंगा कि बिहेवियरिज्म थ्योरी क्या है और बिहेवियरिस्ट जो थे, कितने लोग इस थ्योरी को मतलब जाने जाते हैं थ्योरी के लिए. तो इस सारी चीजों में जैसे कि मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें जो भी थे, जैसे इवान पैवलोव, ठीक है, पैवलोव थे, एडवर्ड थॉर्नडाइक थे, जॉन बी वॉटसन थे, बीएफ स्किनर थे. इस सारे 4 जो बिहेवियरिस्ट थे, 4 बिग बिहेवियरिस्ट, ऐसे तो बहुत सारे और भी थे, लेकिन इस मोस्टली 4 बिहेवियरिस्ट जो थे मतलब मोस्ट फेमस थे, समझे. और कहा जाता है कि बिहेवियरिज्म जो थ्योरी था, उस थ्योरी का जो जन्मदाता, जो फाउंडर जो बोलते हैं, जॉन बी वॉटसन को कहा जाता है. जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच उनकी दृष्टिकोण था, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बेस्ड था. तो जॉन बी वॉटसन इज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म थ्योरी. ओके, इस सारे चीजों को इसमें हम डिस्कस करेंगे. इसमें बहुत सारा, जैसे सारे जो बिहेवियरिस्ट जो थे, मतलब अब बोल सकते हैं पैवलोव हुए, थॉर्नडाइक हुए, तो सारे लोगों ने जानवर पे एक्सपेरिमेंट किया था, फिर उसको जाकर इम्प्लीमेंटेशन किया कहां पर, आपको ह्यूमन बीइंग्स पर. किसी ने चूहे पर किया, किसी ने बिल्ली पर किया, किसी ने कुत्ते पर किया, किसी ने जैसे कि आप बोल सकते बर्ड्स लाइक पिजन पर किया. ये सारे चीजें, किसी ने चिंपांजी पर किया है ना, सुल्तान जिसको हम लोग बोलते कोहलर ने किया था. तो ये सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे, है ना. यहाँ पर हम बात करेंगे थियरी ऑफ लर्निंग. यहाँ से मोस्टली आपको 5 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों. तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देख लेना, ठीक है, ताकि आपको पूरी कंसेप्ट बिहेवियरिज्म से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. ठीक है, और आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि व्हाट इज द बिहेवियरिज्म एंड व्हाट आर द बिहेवियर अप्रोचेस. इनका बिहेवियर दृष्टिकोण, अप्रोचेस में दृष्टिकोण क्या क्या थे, और बिहेवियरिज्म को क्लासरूम में इम्प्लीकेशन कैसे होता है, एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, और व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म का स्ट्रेंथ क्या था, और बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था. ये सारे ओवरव्यू हम लोग इसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले, अगर इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ फ्रेंड्स. तो इतना तो आप करेंगे ही, मुझे पूरा विश्वास है, इतना तो आप करेंगे. और प्लीज आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि ये वीडियो जो थोड़ा सा लंबा भी जाने वाला है, लेकिन लंबा के वजह से आप वीडियो को स्किप करके पेशेंसली आप ध्यान रखो. जब हम लोग क्लासेस करते हैं तो मोर देन जो कोई भी टीचिंग एंड लर्निंग से जो भी वीडियो होती है, वो सारे आपको मोर देन 20 मिनट्स वीडियो होती है. तो इसलिए आप 5 मिनट 10 मिनट के चक्कर में मत रहना, ताकि पूरी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा. इसलिए मैं बताता हूँ कि
कोई भी आप वीडियो देखो पेशेंसली आप देखो, अच्छे से देखो, कंसेप्ट के साथ देखो, ताकि पूरी अच्छे से समझ में आए। हम जब 2 घंटा मूवी देखने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो एक अच्छा अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए आधा घंटा क्यों नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है, तो यही सब सोचकर हमें अपने वीडियो को मतलब आपको अपने देखना होगा, अपने कैरियर को सिलेक्ट करने के लिए, अपने कैरियर को अच्छा बनाने के लिए ये सारे कंसेप्ट अच्छे से आपको क्या करना होगा, देखनी होगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि बिहेवियरिज्म जो था इसको बिहेवियरिस्ट अप्रोचेज भी कहा जाता है। बिहेवियरिस्ट अप्रोचेज का मतलब बिहेवियरिस्ट दृष्टिकोण है ना, was the primary concept साइकोलॉजी बिटवीन 1920 जो है 1920 और 1950 में इसकी जो साइकोलॉजी जो दृष्टिकोण था, प्राइमरी कंसेप्ट जो था, इस ड्यूरेशन में काफी ब्रॉडली फैला, बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ अंडरलाइंग एजम्पशंस रिगार्डिंग मेथोलॉजी एंड बिहेवियर एनालिसिस। तो बिहेवियर जो आर्ग्यू करते हैं, ये बिहेवियरिज्म होता क्या है? सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये जानने वाले कि ये जो सीखने की जो तरीका होता है, जो लर्निंग, जो हम बात कर रहे हैं कि थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जो व्यवहारवाद, जो बिहेवियरिज्म होता है कि बार बार हम जो चीज करते हैं वो हमारे व्यवहार में क्या हो जाता है, इनबिल्ट हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो बिहेवियरिज्म जो है आर्ग्यू करता है कि नो माइंड, नो थॉट, नो फीलिंग्स एंड ओनली, इसमें इंपॉर्टेंसी जो दिया गया है वो मानता है, बिहेवियरिस्ट लोग जो मानते हैं वो कंसीडर करते हैं बिहेवियर को, यानी ये जो बिहेवियर से जो चेंजेस आते हैं, जो सीखते हैं, जो डेवलपमेंट आती है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस मतलब होती है एक बिहेवियरिज्म में। बिहेवियर से चेंजेस, बिहेवियर से सीखता है लोग, क्या चेंजेस आते हैं, डरना, हंसना, ये सारे चेंजेस जो होते हैं ये बिहेवियरिज्म में इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया। बिहेवियरिज्म जो फोकस करता है ऑन वन पार्टिकुलर व्यू ऑफ लर्निंग, अ चेंज इन एक्सटर्नल बिहेवियर, जो एक्सटर्नल बिहेवियर अचीव्ड थ्रू अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिपीटेशन ऑफ डिजायर एक्शन। तो बार बार जो हम डिजायर्ड एक्शन, रिपीटेशन एक्शन जो करते रहते हैं, जो हमारे अंदर इस एक्शन के वजह से जो चेंजेस आती है, उसको वो गुड हो सकता है, अगर गुड होगा तो रिवॉर्ड दिया जाएगा, बैड होगा तो डिस्करेजमेंट या पनिश दिया जाएगा। इस तरीके से चेंजेस को हम लोग बिहेवियरिज्म कहते हैं। बिहेवियरिज्म जो है सॉट टू क्रिएट कंप्रहेंसिव मॉडल ऑफ द स्ट्रीम ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द बर्थ ऑफ ह्यूमन ऑफ देयर डेथ। बिहेवियरिज्म जो है, जो भावनात्मक है, जो मतलब भाव है, एक्सप्रेशन है, जो चेंजेस होता है जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है और ओल अंत तक, मतलब टिल डेथ, है ना, डेथ तक चलते रहती है। बिहेवियरिज्म इज अ थ्योरी ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन लर्निंग दैट ओनली फोकस एंड ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व बिहेवियर एंड डिस्कंट मटेरियल्स मेंटल एक्टिविटी। बिहेवियर थियरी डिफाइन लर्निंग एज नथिंग मोर देन द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर। तो कह सकते हैं कि बिहेवियर इट इज नॉट ओनली इन ह्यूमन बीइंग, इट आल्सो एनिमल्स। ओके, तो ये जो चेंजेस होता है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट जो होता है, एक पहले वाले बिहेवियर से दूसरा जो चेंजेस आता है उसको हम लोग सीखते हैं, या प्रीवियस बिहेवियर न्यू बिहेवियर सीखने में हेल्प करता है, न्यू चीजों सीखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो द वुल्फॉक 2016 मतलब उनका कहना था, द बिहेवियर व्यू जनरली एज्यूम दैट द आउटकम ऑफ लर्निंग is a change in a behavior and it emphasizes the effect of external event on the individuals. Okay, next देख, behavior approaches किस दृष्टिकोण का बात करता है behavioral? ठीक है, तो बिहेवियरल जो बात करता है वो लर्निंग यानी फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट की बात करता है, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट की बात करती है, सेल्फ मैनेजमेंट इसका दृष्टिकोण होता है। तो इसका क्लासरूम इम्प्लीकेशन देख लेते हैं कि टीचर्स का रोल कैसा होना चाहिए। तो मोटिवेट एंड फैसिलिटेट लर्निंग, बच्चों को मोटिवेट, टीचर्स का रोल होता है कि बच्चों को मोटिवेट करना है, फैसिलिटेटर का काम करना है, एक्टिव कीप स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग, है ना, बच्चों को हर एक चीज में एक्टिव करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए एक्टिव रखना है, उन्हें मोटिवेट करनी है। प्रोवाइड द स्टिमुलस विच मे बी द लेसन प्लान, थीम और सब्जेक्ट मैटर एट हैंड,
स्टिमुलेशन करना है ताकि उसका रिस्पांस मिल सके। एसआर पढ़ना है हम लोग को। स्टिमुलेशन का मतलब इस तरीके से उनको आगे, जैसे मान लेते हैं कि कोई जानवर के आगे कोई फूड रख जाते हो तो उसको प्रोवोक करते हैं, है ना, उसको प्रोवोक करते हैं कि भाई वो चीजें आके खा ले, है ना। उसी तरीके से स्टूडेंट के आगे कुछ रखना है, लाइक दैट टेस्ट पेपर, उस तरीके से मोटिवेट करनी है, उन्हें फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बतानी है ताकि वो स्टिमुलेट हो सके, और स्टिमुलेट जब होगा तो उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिवली होगा, राइट। तो टीचर शुड प्रेजेंट मटेरियल इन स्मॉल पोर्शन। जो मटेरियल्स है, जो बड़ा कंटेंट है, लेंदी कंटेंट, उसको टीचर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस कंटेंट को स्मॉल पार्ट में अच्छे, अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग क्या बनाना है बच्चों के लिए। पोर्शन को स्मॉल और अट्रैक्टिव बनानी है। टीचर को चाहिए रिपीटिशन एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। बच्चों को रिपीट करवाना है और ज्यादा प्रैक्टिस करवानी है ताकि उसमें जो उनके चेंजेस आए। प्रोवाइड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। टीचर्स के जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। टीचर्स शुड ऑफर रिवॉर्ड फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स। टीचर्स को ऑफर करना चाहिए रिवॉर्ड, लाइक कुछ भी एक पॉजिटिव वे में। दिस में भी हो सकता है स्टिकर, यंगर स्टूडेंट्स के लिए स्टिकर, स्पेशल रिकॉग्निशंस या ड्यूटी एलिमेंट्री के लिए, और हाई स्कूल के लिए जो होता है बोनस पॉइंट्स देना है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरीके से एक रिवॉर्ड देना है बच्चों को ताकि उनमें पॉजिटिव एक एनर्जी डेवलप हो सके। टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं टीचर। मिनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रोवाइड रिवॉर्ड्स। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जो रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, सच गेम्स हो गए, है ना। बच्चों को ये बोलना है कि भाई आप अच्छा करोगे ना, बेटा आप अच्छा करोगे, बेटी आप अच्छा करोगी, तो मतलब आपको मैं ये गेम खेलने के लिए दूंगा, है ना। फॉर आंसरिंग क्वेश्चन करेक्टली, ऑल्सो यूजिंग कंप्यूटर टाइम विच इज existing for student. As a reward will provide positive feedback and integrated technology to the classes, है ना। ये भी बताना है कि अगर जो भी अच्छा करेगा उस पर इस बार कंप्यूटर मिले के लैब में उसका लैब करवाऊंगा, उसका पहला नंबर रहेगा, उसे कंप्यूटर सीखने में मदद करूंगा। ये सारे चीजें पॉजिटिव रिवॉर्ड देकर बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है, उनके बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। क्लासरूम इम्प्लीकेशन फॉर स्टूडेंट विदाउट टेक्नोलॉजी। क्लासरूम इम्प्लीकेशन, पहला एक विदाउट टेक्नोलॉजी, फिर विद टेक्नोलॉजी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स का जो रोल होता है बिहेवियर, चिल्ड्रेन वर्क फॉर रिवॉर्ड ऑफ सम सॉर्ट। चिल्ड्रेन जो वर्क रिवॉर्ड के लिए कुछ सॉर्ट वर्क करते हैं। देयर बिहेवियर इज डिवर्स बेस्ड ऑन देयर एनवायरमेंटल सराउंडिंग, दस चिल्ड्रेन रिस्पॉन्स डिफरेंटली, चिल्ड्रेन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो यही चीज हुआ कि जब आप टेक्नोलॉजी गेम की बात करते हैं या कुछ रिवॉर्ड देते हैं तो उनमें चेंजेज आता है, एक स्टिमुलेशन बिहेवियर चेंजेज आता है ताकि बच्चे अच्छे काम कर सके। क्लासरूम इम्प्लीकेशन फॉर स्टूडेंट विथ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्लासरूम में बच्चों का कैसे चेंजेज आता है देख। Many computer program reward the student when an answer is correct या goal is reached। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्ड होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्ड होते हैं कि बच्चे अगर अच्छा करते हैं तो उन्हें जो करेक्ट आंसर देते हैं तो उन्हें रिवार्ड दी जाती है, गोल पर पहुंचने में हेल्प करता है। इस तरीके से उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है बाय टीचर, बाय टेक्नोलॉजी के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं चिल्ड्रन यूज द इंटरनेट टू प्ले मैथ गेम। चिल्ड्रन जो है यूज करता है इंटरनेट को मैथ गेम के लिए, क्विज के लिए कर सकता है। सॉल्व ऑन बुक्स दे हैव अ रीड, जो पढ़ रहा है उसका स्पेलिंग ढूंढ सकता है, उसको सॉल्व कर सकता है। मेनी टाइम्स दे रिसीव a physical prize from the school for getting so many points in these games। बहुत बार क्या होता है, हम लोग को फिजिकल पॉइंट्स भी देनी चाहिए, है ना, फिजिकल प्राइज भी देनी चाहिए बच्चों को अच्छे, ताकि उनके बिहेवियर चेंज हो और नेक्स्ट गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए वो काफी उतावला हो, ललायित हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम उनके बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हैज enthused children to like learning and under the behaviorist theory, children are working for their reward while doing something they like and avoiding punishment, है ना। तो इसमें कह रहा है चिल्ड्रेन को जो मोटिवेट किया जाता है किसी चीज को लिए, तो रिवॉर्ड के लिए या खेलने के लिए, तो वो अवॉइड कर देते हैं, अवॉइडिंग पनिशमेंट को अवॉइड करके वो आगे जीतने के लिए खेलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि वो 4 बिहेवियरिस्ट
कौन थे और उनकी थ्योरी क्या कहती है, वो कंसेप्ट क्या थे। तो हम लोग इवान पावलोव के बारे में देखते हैं। इवान पावलोव जो थे, एक इनका जो थियरी था वो क्लासिकल कंडीशनिंग था। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या था? स्टिमुलस रिस्पॉन्स। क्लासिकल स्टिमुलस, जब आप किसी के सामने कुछ रखते हो तो स्टिमुलस होता है, मतलब उसको आप प्रोवोक करते हो, अंदर से पुश करते हो और बाहर आने के लिए, और उस रिस्पॉन्स उसका हो सकता है पॉजिटिव होता है और नेगेटिव दोनों हो सकती है। नेक्स्ट जो थे एडवर्ड थॉर्नडाइक, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे इन्होंने बिहेवियरिज्म, मतलब कह सकते हैं कि टीचिंग ऑफ लर्निंग में बहुत ज्यादा, जो थ्योरी ऑफ लर्निंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने, है ना। थॉर्नडाइक, इनसे 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ओनली। जॉन बी वॉटसन जो फाउंडर कहा जाता है बिहेवियरिज्म का, इनका जो कंसेप्ट एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पर ही था। बीएफ स्किनर को मॉडर्न मतलब कहा, इनकी जो थ्योरी काफी इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू की जाती है, इसलिए अगर देखा जाए तो इनकी थ्योरी का जो रोल है बिहेवियरिज्म ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और मतलब कह सकते हैं कि जैसे इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो ऐसे जॉफ्री चॉसर को फादर ऑफ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, लेकिन जो मोस्ट फेमस जो प्ले राइटर थे शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। सिमिलरली यहाँ भी वैसा ही है। जॉन बी वॉटसन फाउंडर थे, लेकिन जो मोस्ट फेमस और मोस्ट पॉपुलर जो थे वो बीएफ स्किनर था। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि अगर मान लेते हैं कि वहां पर वॉटसन वगैरह ना रहे और बीएफ स्किनर ऑप्शन में रहे और फाउंडर या फिर मोस्ट पॉपुलर पूछे, तो आप बीएफ स्किनर ही मांगना, मतलब उसका टिक आउट करना है आंसर। ठीक है, और इनका जो कंसेप्ट था वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में था। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशनिंग क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है, सारी चीजों को हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो पहला इनका इवान पावलोव को देख लेते हैं। इवान पावलोव का पूरा नाम था इवान पेट्रोविच पावलोव, एंड इनका क्लासिकल कंडीशन को देखते हैं। इनका जन्म जो हुआ था, ऐसे पूछता नहीं है लेकिन फिर भी कभी हम लोग माइंड में रख लेते हैं, 14 सितंबर 1849 का इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1936 को हुआ था। इनका जो रशिया में रियाजान में जन्म हुआ था। ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन भी थे। इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1904 फॉर रिसर्च ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को रिसर्च करने में, ये एक्चुअली शुरू से एक साइंटिस्ट थे, बाद में ये साइकोलॉजी बन गए, है ना, तो रिसर्च करने लगे, तो ये इसमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ऑकर करता है व्हेन अ नेचुरली ऑकरिंग स्टिमुलस इज एसोसिएटेड। अब चारों के थ्योरी में स्टिमुलस और रिस्पांस देखने को मिल जाएगा, है ना। ये बिहेवियरिज्म जो है, ये चीजें ये डिपेंड है एसआर पर, यानी स्टिमुलस रिस्पांस पर है ना। तो क्लासिकल कंडीशनिंग ऑकर्स व्हेन अ नेचुरली occurring stimulus is associated with another environmental stimulus। कह रहा है कि when natural stimulus is associated with another environmental stimulus। नेक्स्ट बात करते हैं, in this case the response to the naturally occurring stimulus is carried over to the associate stimulus। इनका जो मतलब काफी बेस्ट जो एग्जाम्पल था पावलोव का, वो डॉग पर उन्होंने किया था, बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही पूछता है ज्यादा ये कि डॉग पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो पावलोव ने। ठीक है, तो आप देख लेते हैं, बिफोर कंडीशनिंग देख लेते हैं। मान लेते एक डॉग है एक साइड, और उस डॉग है, उसके कुछ दूर पर हम खाना रख दिए हैं, है ना, तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स कर रहा है। देखो आप यहाँ पर जैसे है ना, स्टिमुलस या फूड इज स्टिमुलस, फूड क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, तो उसका रिस्पॉन्स, डॉग का रिस्पॉन्स क्या है, इसका सैलिवेशन होने लगा, है ना, अनकंडीशन रिस्पॉन्स होना, यानी US इक्वल्स टू UR होता है, US इक्वल्स टू UR, यानी अनकंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन रिस्पॉन्स। बिफोर कंडीशनिंग, है ना, बिफोर कंडीशनिंग के हम लोग सेकेंड में देखते हैं कि जैसे यहाँ पर बेल रखा गया, तो खाने की जगह पर बेल रख दिया गया, तो ये यहाँ पर जो स्टिमुलस है, मतलब जो डॉग को रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब ये इसको देखने के बाद डॉग का रिस्पॉन्स दो होता है, नो कंडीशन रिस्पॉन्स, तो इसको कहते हैं NS, यानी न्यूट्रल
स्टिमुलस, डॉग जो है घंटी को देखकर अपना जो लार है उसको, सलाइवा है उसको निकाल नहीं पाता है, नहीं निकलता है। तो NS इक्वल्स टू नॉन कंडीशनड रिस्पॉन्स, है ना, नॉन कंडीशन रिस्पॉन्स NS NR। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट कि ड्यूरिंग कंडीशनिंग घंटी भी रखा गया और खाना, तो खाना को देखना है आप पहले रखना है डॉग के मुंह के पास और फिर घंटी, है ना। तो रिस्पांस जो होता है वो आपका अनकंडीशन रिस्पांस, यानी सलाइवा नहीं, क्योंकि खाना भी रखा है, घंटी तो बाद में है ना, तो खाना को पहले देख रहा है, इस वजह से उसका मुंह से क्या निकल रहा है, सलाइवा निकलने लगा। फिर उसके बाद बेल कंडीशन, खाना को हटा दिया, घंटी वहीं पर है, तो उसके अंदर जो रिस्पांस होता है वो कंडीशन स्टिमुलस, यानी कंडीशन स्टिमुलस बोले तो अब यहाँ पर ये चीज देखा है कि वो जो रिस्पांस हो रहा है, जो समझ रहा है कि वो खाना हटा है, तो इसको ये नहीं पता है कि खाना वहां से हट गया है या फिर जो भी हो, घंटी और खाना दोनों को देखकर उसके साथ में देखकर लार आती है, सलीवा आती है, बट जो खाना को हटाने के बाद जो रिस्पांस हो रहा है वो कंडीशन स्टिमुलस है और कंडीशन रिस्पांस, यानी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, A Pavlov experiment with dogs taught them to associate them ringing of the bell with the arrival of food। इस पैवलोव को वर्क के बाद would later उसके बाद very influence प्रभावित होते for their psychologist like BF Skinner। ओके, पैवलोव का एक्सपेरिमेंट देखने के बाद अब उसके बाद जो इनका जो पैवलोव का जो एजुकेशन मतलब कंट्रीब्यूशन था एजुकेशनल सिस्टम में, वो काफी बेस्ट हो सकता है। कैन बी बेस्ट सीन इन द रिवॉर्ड, है ना, रिवॉर्ड के लिए सीन इन द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, आल्सो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम फाउंड इन क्लासरूम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पैवलोव का जो ये आप बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट जो था वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम को फाउंड करने के लिए मतलब ये चीजों को इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ठीक है, अब हम थर्नडाइक के बारे में बात कर लेते हैं। एडवर्ड ली थर्नडाइक, इनका पूरा नाम था एडवर्ड ली थर्नडाइक। इनको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ओनली कहा जाता है, अप्रॉक्स, और आपको पैवलोव को क्लासिकल, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। तो इनका जो जन्म हुआ था 31 अगस्त 1874 को हुआ था और डाइड, इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 9 अगस्त और 94। एक इनमें बहुत कॉमन दिखता है, दोनों मृत्यु और जन्म भी अगस्त में ही हुआ था। ठीक है, इनका जो बॉर्न था वो आपका बोल सकते हैं विलियम्सबर्ग मैसाचुसेट्स जो अमेरिका में है ना। स्टडी एनिमल बिहेवियर एंड द लर्निंग प्रोसेस, स्टडीड एनिमल के बिहेवियर पे इन्होंने लर्न किया था और लर्निंग प्रोसेस लेड टू द थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, है ना। इनको थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी, इन्हें मतलब थर्नडाइक को मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी का फाउंडर भी कहा जाता है। फाउंडेशन इन्होंने एस्टैब्लिश किया था तो इन्हें फाउंडर भी कहा जाता है मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो अब नेक्स्ट, ये जो थर्नडाइक का जो मतलब कैट्स इन पजल बॉक्सेस जो है ना काफी फेमस है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस चीजों को आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें एक कैट है ना, उसको बाहर में खाना रख दिया गया है और इधर देखो आप लॉक कर दिया गया है ना, स्ट्रिंग डेंजिंग डाउन, और मतलब वो जो खाना देख के उसके अंदर खाना स्टिमुलेशन तो रिस्पांस होने लगता है, वो खाना खाने के लिए उतावला हो जाता है, इधर उधर पिंजरे में भटकते रहता है। और एक चीज और है कि यहाँ पर आप देखेंगे एक फॉक रखा हुआ है, यानी कह सकते हैं कि पैर से गलती से मतलब वो बार बार प्रैक्टिस करता है, इधर उधर हाथ मारता है तो पैर उस जो आपका बोल सकते पुलिंग स्ट्रिंग जो है नीचे जो पैर रखा हुआ है, अब जो खोलने वाला जिसको बोलते हैं जर्क जिसको बोलते हैं, उस पर पैर चला जाता है कैट का और आप वो खुल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि थर्नडाइक ने मतलब कि अगर हम भी अपने जीवन में क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर, थर्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर कंसेप्ट था काफी इंपॉर्टेंट था। ट्रायल एंड एरर कि अब हम लोग क्या करते हैं, बार बार हम लोग कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, फाइनली हमें सफलता मिल जाती है। उसी प्रकार से बिल्ली भी है, बार बार कोशिश कर रही है और उसे फाइनली यहाँ देखिए आप उसे सफलता मिल गई, देखिए यहाँ पर है ना, तो और खुल जाता है फिर वो खा लेता है। तो इस तरीके से हमें भी
क्या होता है कि हमें ट्रायल हमें जैसे थॉमस एल्वा एडिशन की बात करते, थॉमस एल्वा एडिशन जो बल्ब की, तो उन्होंने 999 टाइम्स क्या हुआ, असफल हुए, बार बार कोशिश किए, लेकिन फाइनली 1000 टाइम्स में उन्हें सफलता मिल जाती है और वो एक के मतलब बल्ब का आविष्कार कर लेते हैं। सेम कंडीशंस यहाँ भी, एक बिल्ली है, खाने के लिए उतावला हो जाता है, स्टिमुलस देखने के बाद रिस्पॉन्स उसका बार बार, एंड फाइनली उसे इस जर्क पर जाता है और वो खुल जाती है गेट और खा लेता है। तो वो फिर समझ जाता है कि इससे खुलता है और वैसे ही फिर वो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं रिटन वे में क्या क्या। थॉर्नडाइक लुक एट हाउ कैट्स लर्न टू एस्केप फ्रॉम पजल बॉक्सेस। वो थॉर्नडाइक बोलते हैं, देखते रहते हैं कि भाई कैसे कैट बाहर भागने की कोशिश कर रहा है पजल बॉक्स से, मतलब जो बॉक्स है। द पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट वेर मोटिवेटेड बाय थॉर्नडाइक डिसलाइक फॉर स्टेटमेंट दैट एनिमल्स मेड यूज एक्स्ट्राऑर्डिनरी faculty such as insight in their problem solving. Thorndike's instrument in answering these questions were learning curves revealed by plotting the time it took for an animal to escape the box each time it was in the box. Okay, if the animal were showing insight, then their time to escape would suddenly drop to a negligible period, which would also be shown in the learning curve as an abrupt drop, while animal using more ordinary method या trial and error. Look, यही सारे trial and error की मैं बात कर, and would show gradual curve. His finding was that cats consistently show gradual learning. वो सीख जाता है कि कैसे अब खुलना चाहिए, कैसे खुलता है, बार बार ये प्रैक्टिस करने के बाद वो सीख जाता है। एंड सो इट वाज ट्रायल एंड एरर, इसीलिए इसे ट्रायल एंड एरर भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर। दिस लीड थॉर्नडाइक टू फॉर्मुलेट फर्स्ट हिज प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड देन थियरी ऑफ लर्निंग दैट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो थियरी ऑफ लर्निंग का फादर भी कहा जाता है, मोस्ट फेमस पॉपुलर इन्हें माना जाता है थॉर्नडाइक का। इनकी जो रोल है आपको बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग में काफी इंपॉर्टेंट रहा है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक के अनुसार क्या क्या, इन्होंने 13 बेसिक्स रूल दिए थे, उसमें से 3-4 इंपॉर्टेंट है, बाकी है ना उसको सब प्रिंसिपल्स कह सकते हैं आप, लेकिन यहाँ 13 के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला जान लेते हैं द मोस्ट बेसिक्स फॉर्म ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। जो मोस्ट बेसिक्स फॉर्म होता है वो ट्रायल एंड एरर होता है। ठीक है, लर्निंग उसके बाद बात करते हैं कि जो लर्निंग इज इंक्रीमेंटल नॉट इंसाइटफुल। इन्होंने थर्ड में कहा कि लर्निंग इज मतलब सेकेंड, लर्निंग इज इंक्रीमेंटल, ये मतलब वृद्धि करता है। लर्निंग एक डे टू डे नई नई चीजों सीखने का वे है, इंसाइटफुल नहीं है, इज नॉट इंसाइटफुल, व्यवहारिक नहीं है ना। तो लर्निंग एक क्या है, डे टू डे हम लोग सीखते हैं, नई चीजें सीखते हैं, वो वृद्धि करता है हमारे सीखने की जो स्पीड होती है। लर्निंग इज नॉट मीडिएटेड बाय आइडिया, तो लर्निंग इज नॉट एक मीडिएटेड बाय आइडियाज। ऑल मैमल्स लर्न इन द सेम मैनर, तो जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल जो बेबी बॉर्न एनिमल्स होते हैं, वो सारे एक इन द सेम मैनर में सीखते हैं, एक मैनर होती है सीखने का। तो इनका जो मैंने बताया था कि ट्रायल एंड एरर जो हो गया, फिर लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या था कि रेफरेंस द गोल directed behavior caused frustrations and causing some to do something they do not want to do is also frustration। ठीक है, यहाँ पर लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब ये हो गया कि इंटरफेस विथ गोल डायरेक्शन बिहेवियर काउज्ड फ्रस्ट्रेशन काउजिंग समवन टू डू समथिंग दे। तत्परता का नियम में ये कहा था थॉर्नडाइक ने कि भाई आप जब तक रेडी नहीं रहोगे कोई भी चीजों को सीखने के लिए, तब तक आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा इस देश का, इस वर्ल्ड का कोई सिखा नहीं पाएगा। तो ये जो है इनकी जो काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी में से एक पॉइंट जो था काफी इम्पोर्टेंट कि आपको एक रेडी रहना है, कोई भी चीजों को आपको सीखने के लिए पहले मेंटली फिजिकली आपको रेडी रहनी है। व्हेन समवन रेडी टू परफॉर्म सम एक्ट टू डू सो इज सेटिस्फाइंग। ओके, व्हेन समवन इज रेडी टू परफॉर्म टू सम एक्ट नॉट टू डू सो एनवाइंग। तो अगर आप रेडी रहते हो, सीखते हो, तो आप सेटिस्फाइड होते हो सीखकर और अप्रिशिएट करोगे। अगर आप रेडी नहीं रहोगे आप परफॉर्म मतलब सीखने का, तो आप मतलब
झिल्ला जाओगे या सीख नहीं पाओगे, या फिर बहुत तरह का प्रॉब्लम आ सकती है। व्हेन समवन इज नॉट रेडी टू परफॉर्म सम एक्ट एंड इज फोर्स्ड टू डू सो, इट इज एनोइंग। अगर कोई रेडी नहीं है और सिर्फ जबरदस्ती हम सिखाए जा रहे हैं फिर भी वो सीख नहीं पाएगा। हाँ, कोई ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई बंदा का मेंटली कोई इंजीनियर नहीं बनना चाहता है, वो कुछ और मेडिकल में जाना चाहता है, फिर भी जबरदस्ती उसको इंजीनियर बनाया जाता है ना, या फिर कोई लिटरेचर लेकर आगे बढ़ना चाहता है समाज को उत्थान करने के लिए। तो अगर आप वो मेंटली जो प्रिपेयर्ड हो चुका है जो वो चीजें करने के लिए, फिर आप जबरदस्ती दूसरा चीज उससे क्या कर रहे हो, आप फोर्स्ड कर रहे हो, तो वो चीजें सीख नहीं पाएगा। तो इसी ये लॉ ऑफ रेडीनेस। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इनका इंपॉर्टेंट एक और नेक्स्ट था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो कोई भी चीजों हम जब सिखाते हैं तो बार बार एक्सरसाइज से, बार बार आप प्रैक्टिस से क्या करते हैं, आप अच्छे अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस से आप अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। वी लर्न बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, यानी हम लोग जो बार बार कर कर जो सीखते हैं तो उस चीजों को फॉरगेट नहीं, वी फॉरगेट बाय नॉट डूइंग, है ना। जैसे हम मान लेते हैं कि एक्सरसाइज से जो भी किसी चीज सीखते हैं तो वो हमारे माइंड से निकलता नहीं है जल्दी, और निकल भी जाता है तो याद रहता है कि हाँ ये चीज मैंने सीखा था, है ना, जो काफी लंबे समय तक हमारे पास स्टोर्ड होता है, हमेशा के लिए स्टोर्ड हो जाता है लर्निंग बाय डूइंग। इसीलिए कहा जाता है बहुत सारे देश में आप देखेंगे कि जो लर्निंग होती है वो आपको प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल, लेकिन इंडिया में जो है प्रैक्टिकल कम और थियोरेटिकल ज्यादा सिखाया जाता है ये सारी चीजें। तो वी फॉरगेट बाय नॉट डूइंग although to a small extent only. Connection between a stimulus and a response are strengthened as they are used. Law of use बोला जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि आप पे जो चीजें आपके यूज में है, जो चीज आप चीजें लर्निंग बाय डूइंग जो आप चीज सीखे, आप वो यूज में है, वो चीज कंटिन्यू आप करते रहे तो याद रहता है। और वो चीजें याद जब रहेगी तो मतलब हम लोग जैसे ऐसे समझिए कि आप 11th-12th में आप मैथ्स लेते हैं, मैथ लेके पढ़ते हैं, आप उसके बाद अगर ग्रेजुएशन कोई और सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं तो मैथ्स जो कंसेप्ट होता है, मैथ सारे हम लोग मतलब मोस्टली 60-70% भूल जाते हैं, 30-40% याद रहता है, लेकिन वो हम भूल जाते हैं। तो उसी तरीके से बोला जा रहा है कि जो चीज हम कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहते हैं वो चीज हमें याद रहता है और हमारे लिए यूजफुल होता है, तो इसको लॉ ऑफ यूज कहते हैं। लॉ ऑफ डिसयूज में इन्होंने कहा था कि कनेक्शन बिटवीन अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आर वीकेंड एज दे आर नॉट यूज्ड। अगर मानते हुए कम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, मान लेते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यहाँ पर वही चीज बात आ रही है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यहाँ पर वीकेंड हो जाएगा अगर यूज में नहीं लाते हो, डिसयूज हो जाता है तो वीकेंड हो जाएगा। आप मतलब कह सकते हो कि स्टिमुलस आप रखोगे वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, मैथ का क्वेश्चन रखोगे बना नहीं पाएगा, उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो डिसयूज हो गया है, वो यूज में नहीं है। और वे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स वो काफी स्ट्रेंथेंड हो जाती है कब, जब वो यूज में रहता है ना। आप मान लेते हैं कि आप कार चलाना सीख गए और उसको आप चला रहे हो तो आप काफी अच्छा बन सकते हो। आपकी जो रिस्पॉन्स है, स्टिमुलेशन, आप कार चला रहे हो उसकी रिस्पॉन्स आप बेस्ट बन सकते हो, ड्राइवर बन सकते हो, अच्छा कार ड्राइवर बन सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट इनका था एक नेक्स्ट 7 कि इफ द रिस्पॉन्स इन कनेक्शन इज फॉलोड बाय अ सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर द स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन इज कंसिडरेबली इंक्रीज वेयर इट फॉलोड बाय ए नो annoying state of affair when the strength of the connection is marginally decreased. Law of affectness में यही होता है कि जैसे प्रभाव का नियम, इसमें हम बात करते हैं कि इसमें प्रभाव अगर पॉजिटिव अफेक्ट होता है तो बच्चा क्या करता है या फिर कोई भी आदमी आगे की ओर वो काम करता है और वो कंटिन्यू करता है और अच्छे से इंटरेस्ट के साथ करेगा। लेकिन वही जब प्रभाव या फिर आपका बोल सकते हैं कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं तो अगर मान लेते हैं पीटी मेंस होता है एग्ज़ाम, है ना, तो पीटी में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप मेंस अच्छे से पढ़ने लगोगे, अच्छे से नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करोगे, है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि हमारे बच्चे के साथ होता है कि अगर बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप डांट देते हो तो
नेक्स्ट जो काम करता है वो सही से नहीं करता है ना, या फिर उदासी आ जाती है। तो आप हमारे अंदर भी यही होता है कि जो काम हम कर रहे होते हैं और काम का अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो नेक्स्ट एक मोटिवेट के साथ, एक अच्छे मोटिवेशन के साथ, एनर्जी के साथ हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इफेक्ट में, है ना। कंसिडर इंक्रीज वेयर द फॉलो एनवाइंग स्टेट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन इज मार्जिनली डिक्रीज्ड, मल्टीपल रिस्पॉन्स। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है लॉ ऑफ इफेक्टनेस का, ठीक है। अब नेक्स्ट जानते हैं मल्टीपल रिस्पॉन्स। तो लर्नर वुड कीप ट्राई मल्टीपल रिस्पॉन्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बिफोर इट इज एक्चुअली सॉल्व्ड, ओके। तो लर्नर वुड कीप ट्राई मल्टीपल रिस्पॉन्स, अलग अलग रिस्पॉन्स देकर, अलग अलग ये करके एक क्वेश्चंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर, सॉल्व द प्रॉब्लम बिफोर इट एक्चुअली सॉल्व्ड, है ना। तो जब ट्राई करता है मल्टीपल रिस्पॉन्स देकर, ट्राई जो उनकी प्रैक्टिस होती है, ये सारी चीजें इसमें आ जाता है। सेट और एटीट्यूड, हमें जो एटीट्यूड होती है, हमें कभी भी बिहेवियर में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, यानी व्हाट द लर्नर ऑलरेडी पोसेस, है ना, लाइक प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस, प्रेजेंट स्टेट ऑफ लर्नर व्हाइल इट बिगिंस लर्निंग न्यू टास्क। तो हमें भी कोई भी चीज़ सीखनी चाहिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ, एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ठीक है। यहाँ पर प्रोपेटेंसी ऑफ एलिमेंट में ये कहा गया है कि आपकी जो ललक होती है, अगर ललक हो कि कोई चीज़ों को सीखने में, तो आप मतलब कोई सा भी इन्वायरमेंट में आप उसे सीख लोगे। अगर आप रिस्पॉन्स करते हो, अच्छा पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हो, है ना, तो अच्छे से सीख लोगे। कोई भी मतलब आप कह सकते हो कि अच्छे से आप सीख लोगे किसी भी इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब रिस्पॉन्स फ्रॉम एनालॉजी में क्या होता है कि न्यू प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय यूजिंग सॉल्यूशन टेक्निक एम्प्लॉयड टू सॉल्व एनालॉजी प्रॉब्लम। इसमें ये होता है कि आप पे मान लेते हैं कि कोई नया चीज, मान लेते हैं कि कोई भी चीज आप नया सीख रहे हो, तो पुरानी एक्सपीरियंस उसमें क्या करता है, हेल्प करता है, उसमें अप्लाइड करते हो या फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो। मान लेते हैं कि कोई आप ऐसे ही जीके पढ़ रहे थे, है ना, या फिर ग्रेजुएशन पास आउट किया, तो आपका ग्रेजुएशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करेगा, हेल्प करेगा कोई सब्जेक्ट, वो आपको एनालॉजी मतलब सीखने में जो मदद करता है, वो आपको रिस्पॉन्स फ्रॉम एनालॉजी होता है, ठीक। एसोसिएटिव शिफ्टिंग जो है, लेट स्टिमुलस एस बी पेयर्ड विथ रिस्पॉन्स आर, नाउ इफ स्टिमुलस क्यू इज presented stimulus with stimulus S repeatedly, then stimulus Q is likely to get paired with responses R। यानी स्टिमुलस को आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, या रिस्पॉन्स को आप शिफ्ट करके एक जगह पर दूसरी जगह क्या करते हो, शिफ्ट कर देते हो। शिफ्ट का मतलब हो गया कि आप जो स्टिमुलस है वो रिस्पॉन्स के जगह पर शिफ्ट कर गए, या फिर एस को आर में शिफ्ट कर गए, या फिर आर को एस में शिफ्ट कर गए, एस को क्यू में शिफ्ट कर गए। तो एक अपने प्लेस से दूसरी जगह शिफ्टिंग करना है। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है कि फर्टाइली को मतलब लैंड को फर्टाइली बनाने के लिए हम एक जगह खेती करने के बाद फिर दूसरी जगह खेती करते हैं, है ना, फिर पहले वाले को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जला देते हैं, तो जो टेक्निक होता है उससे उसका फर्टाइली को इम्प्रूव करते हैं। तो वैसे ही हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं बिलोंगिनेस। जैसे बिलोंगिनेस, इफ देयर आर नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन द नीड स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इफेक्ट caused by a response, learning is more effective than if the relationship is unnatural, okay। अब वॉटसन का हम लोग जॉन ब्रॉडेस वॉटसन का देख लेते हैं। इनका जो थॉट था, इनका जो थ्योरी था, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पर था, है ना। इनका जो जन्म हुआ था वो आपका 1878 में हुआ था। इन्हें फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। इनकी जो मृत्यु डाइड हुई थी 25 सितंबर 1958 को हुआ था, और बॉर्न इन ग्रीनविली साउथ कैरोलिना में हुआ था, ठीक है, जो अमेरिका में, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इस्टेब्लिश्ड द साइकोलॉजी स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म। एंड इनका जो एक्सपेरिमेंट था लिटिल एल्बर्ट, बहुत ही फेमस था। ये हमेशा आता है कि लिटिल एल्बर्ट, एक छोटे बच्चे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मैं बताता हूँ अभी। तो लिटिल एल्बर्ट पर इन्होंने एक क्रिटिसिज्म भी रहा है, बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी लेकर किया था। खैर, लिटिल एल्बर्ट सीटेट में पूछा जाता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। तो आप यहाँ पर जॉन ब्रॉडेस वॉटसन थे।
In 1930, Watson published the article "A Psychology as the Behaviorist View It," sometimes called the Behaviorist Manifesto. The Behaviorist Manifesto. In this article, Watson outlined the major feature of the new philosophy of psychology called behaviorism. The first paragraph of the article consistently describes Watson's behaviorist position. The psychologist as the behaviorist view, it is purely objective experimental branch of natural science. Its theoretical goal is the predictions and control of behavior. Introspection form no essential part of its method, nor is the scientific value of its data dependent upon the readiness with which lend themselves to interactions in term consciousness. The behaviorist in its effort to get an unitary scheme of consciousness. The behaviorist in his efforts to get a unitary scheme of animal response recognized no dividing line between man and brute. The behavior of man, with all of its refinement and complexity, form only a part of the behaviorist total scheme of investigations. लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, एक छोटे बच्ची पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हैं और मतलब वो बच्ची के सामने चूहा, डॉग, बंदर ला कर रखते देखते हैं, तो इसको देखते हैं. Occurred in 1920, one of the most कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी. ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा, विवादित रहा है एक्सपेरिमेंट इस हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में. इट वाज एक्सपेरिमेंट शोइंग एम्पिरिकल एविडेंस. ये वॉटसन और रेनर मिलकर सिलेक्ट इन्फेंट नेम्ड अल्बर्ट. वॉटसन और रेनर ने एक बच्चे को सिलेक्ट करते जिसका नाम एल्बर्ट रखते हैं इन्होंने, है ना, एल्बर्ट, एट एक्सप्रोमेटली 9 months ऑफ एज. इसकी जो एज होता है लगभग 9 महीने की होती है. ही वॉज टेस्टेड एंड वॉज जस्ट टू शो नो फियर व्हेन सक्सेसफुली ऑब्जर्विंग एज नंबर ऑफ लाइव एनिमल्स, है ना. बहुत सारे एनिमल्स मतलब 9 महीने की एज में ये देखना चाह रहे थे कि कैसा ये इसकी बिहेवियर में क्या चेंजेज आता है. तो इन्होंने मतलब एनिमल्स को लाकर देखा, बहुत सारे एनिमल्स, लेकिन इसमें कोई डर नहीं था. कॉटन मतलब अब कॉटन ह्यूमन मास्क लगाकर देखा, बर्निंग पेपर को जलाकर उसके सामने रख दिया गया. ये सारी चीजें से उससे डर नहीं, भयभीत नहीं होती है. ही वॉज हाउएवर जस्ट टू शो फियर व्हेनेवर अ लॉन्ग स्टील बार अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रक विथ क्लॉ हैमर जस्ट बिहाइंड हिज बैक. इस तरीके से पीछे मतलब पीछे की ओर जाकर हैमर के तरह ये पिक्चर में मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरह से, फिर भी इससे डर नहीं होता है. ठीक है, तो इस तरीके से सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने करते हैं. एंड 2 months आफ्टर टेस्टिंग एल्बर्ट एपरेटली अनकंडीशनड रिएक्शंस टू वेरियस स्टिमुली. 2 महीने के बाद, टेस्टिंग के 2 महीने के बाद जो स्टिमुली वॉटसन एंड रेनर अटेम्प्ट टू कंडीशन हिम टू फियर अ व्हाइट रैट. दिस वाज डन बाय प्रेजेंटिंग अ व्हाइट रैट टू एल्बर्ट फॉलोड अ लाउड चेंजिंग साउंड. फिर वो 2 महीने के बाद उसके अंदर एक चेंजिंग आता है, एक रिस्पॉन्स स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, चूहे रखना स्टिमुलस और उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो चिल्लाती है, आवाज निकलता है, तो वो एक रिस्पॉन्स डरती है. रिस्पॉन्स क्या हुआ? डरती, fear, followed by a loud changing sound of the hammer and steel bar. Whenever Albert touched the animal after 7 pairings of the rat and noise into seasons 1 week apart, Albert react with crying and avoidance when the rat were presented without the loud noise. ये सारी चीजें थी. अब बात करते हैं B.F. स्किनर. इनका पूरा नाम था ब्रूरहस फ्रेडरिक स्किनर. इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया. ऑपरेंट का यहाँ ऑपरेशन से यानी कह सकते हैं कार्यान्वित कंडीशनिंग जो होता है, ऑपरेशन कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग पर इनका एक कंसेप्ट था. बॉर्न, इनकी जो जन्म हुआ था 20 मार्च 1904 को, डाइड इनकी हो गई थी 18 मार्च 1990 को. इनका ये भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. जो बॉर्न हुआ था, इनकी जन्म सस्क्वियाना पेंसिल्वेनिया, अमेरिका. साइकोलॉजिस्ट, ऑथर, इन्वेंटर, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म एंड पोएट. ये साइकोलॉजिस्ट थे, इन्वेंटर भी थे, रिफॉर्मर भी थे, पोएट भी थे. सारी चीजें इनमें क्वालिटी थी. इनोवेटेड हिज ओन फिलोसफी ऑफ साइंस कॉल्ड रेडिकल बिहेवियरिज्म. इनकी जो ओन फिलोसफी ऑफ साइंस को रेडिकल बिहेवियरिज्म भी कहा गया. ठीक है, रेडिकल बिहेवियर स्किनर व्यू जो
एक्चुअली रेडिकल बिहेवियरिज्म में ये चीज कहा गया था, ये 20वीं शताब्दी के काफी इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है इन्हें, 20th सेंचुरी का इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। इससे पहले जितने भी पैवलॉव हुए, वॉटसन हुआ और आपका थर्नडाइक हुए, जो आपका 19th सेंचुरी हो गया, लेकिन ये मोस्ट इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं 20वीं शताब्दी का, इनका जो उन सभी का कंसेप्ट था एसआर पर, यानी स्टिमुलस पहले, यानी कोई भी चीज पहले आप रखते हो उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन करता है, रिस्पॉन्स देता है ना। इसमें इनका मानना था कि आप पहले रिस्पॉन्स करो, मेहनत करो, उस हिसाब से आपको इस एक स्टिमुलेस मिलेगा, यानी कहने का आप जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स रहेगी, जिस तरह से आपकी एक्टिविटी रहेगी, उस हिसाब से आपका क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस रहेगी, उस हिसाब से आपकी रिजल्ट आएगा। इस तरीके से इन्होंने कहा था। इन्हें जैसे इनका जो मोस्ट फेमस चूहे पर था कि इन्होंने मतलब एक भूखे चूहे को एक पिंजरे में डाल दिया। उस पिंजरे में डालने की वजह से क्या हुआ कि वो भूखे था और छटपटा रहा था, और अचानक वो लीवर जो होता है, पैर वो उस लीवर पर जाता है और खुलता है, फिर उसके बाद वहां पर एक खाना आ जाता है जो स्टिमुलस से होता है, तो उस तरीके से वो खुलता है और छटपटा रहा था और फिर वो खुलता है और अचानक खुलता है लीवर पर पैर पड़ने से, और वहां पर खाना आ जाता है, तो फिर वो धीरे धीरे उसको खाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से हम लोग भी क्या होता है, तो रेडिकल बिहेवियरिज्म डिफर फ्रॉम अदर बिहेवियरिस्ट, जिसको अदर बिहेवियरिस्ट कहने का मतलब मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म इज दैट ही फेल्ट दैट thought and feelings could be taken into account when considering that psychology of the individuals. Radical behaviorism जो है seek to understand behavior, तो radical behavior जो खोजता है understand behavior as a function of environmental history, reinforcing consequence. Reinforcement process were emphasized by Skinner and were seen as primary the shaping of मतलब बिहेवियर। तो इन्होंने दो चीज ऑपरेंट कंडीशनिंग में, दो चीज, एक रीइंफोर्समेंट और दूसरा पनिशमेंट की बात कही थी। तो रीइंफोर्समेंट क्या हो सकता है, दो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो जैसे आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा कि स्टिमुलस प्रेजेंटेड रहेगा, है ना, मतलब, और नेगेटिव रिस्पॉन्समेंट में क्या होगा, स्टिमुलस रिमूव्ड हो जाएगी, है ना। तो बिहेवियर पॉजिटिव में क्या होता है कि इंक्रीज होता है, हमारा बिहेवियर इंक्रीज होता है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में क्या होता है, बिहेवियर मतलब जो होता है उसमें भी इंक्रीज होगा, है ना। तो अब पनिशमेंट में क्या हो जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पनिशमेंट, स्टिमुलस प्रेजेंटेड होगा पॉजिटिव में और स्टिमुलस रिमूव्ड हो जाएगा नेगेटिव में। और जो पनिशमेंट में क्या होगा कि बिहेवियर डिक्रीज हो जाती है और पनिशमेंट भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो कॉमन मिसकंसेप्शन इज दैट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज सम फॉर्म पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज द स्ट्रेंथन द बिहेवियर बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम इवेंट प्राइज आफ्टर सम बिहेवियर इज परफॉर्म। पॉजिटिव रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट होता है कि उसमें हम किसी को रिवॉर्ड देते हैं, प्राइज देते हैं, तो उसका पॉजिटिव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है और वो बच्चा आगे और भी मेहनत करता है, ठीक है। नेगेटिव रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट इज द स्ट्रेंथेंड इज द बिहेवियर बाय द रिमूवल और अवॉइडेंस ऑफ सम adverse event, opening and raising an umbrella over your head on a rainy day in reinforced by the cessation of rain falling on you. Both type of reinforcement strengthen behavior, है ना, जो हमारे बिहेवियर को strengthen देता है, increase the probability या behavior reoccurring. Punishment and extinctions have the effect of weakening behavior, है ना, जो बिहेवियर को वीक करता है, हमें जो रिस्पॉन्स को वीक करता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को वीक करता है, डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर, और हमारा जो रिजल्ट होता है वो खराब हो जाता है। एंड एप्लीकेशन ऑफ एन एडवर्स इवेंट पनिशमेंट और द रिमूवल ऑफ द रिवॉर्डिंग इवेंट एक्सटिंक्शन। आप यहाँ देख सकते हो ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर, जिसको स्किनर बॉक्स भी कहा जाता था। आप यहाँ पे स्पीकर है, सिग्नल लाइट्स है, लीवर्स है ना, इस जैसे ही खुलता है फिर आप ये खाना निकल जाता है ना, छटपटाते रहता है, यहाँ पर लीवर पर पैर पड़ता है और ये खुल जाता है, खुलने के बाद ये खाना खाता है अंदर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फूड कैप है, इलेक्ट्रिक ग्रिड है ना। तो आप इस तरीके से द स्किनर एक्सपेरिमेंट हंग्री रैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉक्स, इन्होंने इसी पर मतलब ये चीजें दिखा गया था कि पहले आर आता है, रिस्पॉन्स होती है, उसके बाद स्टिमुलस, आर एस पर इन्होंने बल दिया गया था, ठीक है। तो इस चीजों को आप
नोट डाउन करें, काफी मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। सारे जो थर्नडाइक का था, वॉटसन का था, पैवलव का था, ये आर पर था, लेकिन ये आर एस पर था, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें थी। अब हाउ पिजन गेट टू बी सुपरस्टिशियस। इन्होंने जो बीएफ स्किनर का एक और भी था कि एक फिक्स्ड और वेरिएबल की बात कही गई थी, कि इन्होंने मतलब रिस्पांस देने की बात हुई कि जैसे पॉजिटिव हो गया रीइंफोर्समेंट। आप मान लेते कोई भी बच्चे को आप बोलते हो कि लाइक कि आप किसी को भी बोलते हो कि मतलब आप बार बार उसे वेरी गुड या फिर वेल डन इस तरीके से आप बार बार बोलते हो, तो बच्चा क्या होता है कि पक जाता है इस सुनकर कि ये जो मतलब तो इसके लेकर हमें और एक होता है कि मतलब इंटरवल में मतलब रैंडमली कभी भी उसको पता नहीं होता है, तो आप उस कंडीशन में बच्चा जो होता है वो मतलब उसमें रिस्पांस आप देते हो, तो बच्चा का जो आप स्टिमुलेट करते हो तो बच्चा का रिस्पांस रैंडमली ग्रोथ करता है, कह सकते हैं। तो यही चीज होता है यहाँ पर। इन्होंने जो मतलब जो इंटरवल को बल दिया था, कंटिन्यूअस पर इन्होंने बोला कि कंटिन्यूअस आप जो कंटिन्यू आप जो करते हो कि आप पे देते हो, तो वो सारे चीज़ें मतलब रिस्पांस में वो प्रॉब्लम आती है। इन्होंने इंटरवल पर बल दिया था कि आप कभी कभी आप बच्चों को मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्स करते रहो। तो एक और इन्होंने पिजन पर भी एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन काफ़ी मोस्ट फेमस जो था आपका वो रैट वाला था। तो इस पर स्किनर आल्सो यूज्ड पिजन इन हिज एक्सपेरिमेंट। In one experiment, he decided to drop food into the box at completely random times, independent at any behavior on the part of the pigeons. Amazingly, the pigeons' behavior soon started to display and consistent type of behavior. Each pigeon did different things. One circled counterclockwise, another spun around in circles. 75% of time exhibited some kind of odd behavior. And now Skinner concluded इस पॉइंट पर पहुंचते हैं that the pigeon had incorrectly associated with the behavior at the time of the food drops of the food appearing and the had outcome superstitious. Okay, तो Skinner said that there are 5 main obstacles to learning. People have a fear, या people के पास जो हमारे पास डर और fear of failure, मतलब failure होने का डर होता है। तो give the learner immediate feedback, है ना। तो give the learner को immediate feedback देनी चाहिए। The task is not broken down into small enough steps, है ना। इनका मानना था कि जो टास्क होता है वो ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल स्टेप में ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो ब्रेक डाउन द टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स। ओके, कुछ ज़्यादा ही एनफ स्टेप में आप उसको नहीं करना है, नॉट ब्रोक डाउन। देयर इज अ लैक ऑफ डायरेक्शन। इन्होंने कहा था कि देयर इज अ लैक ऑफ डायरेक्शन, तो रिपीट द डायरेक्शन एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, है ना। जितना जो भी अगर डायरेक्शन की लैकनेस हो, कमी हो, तो आप उस चीज़ों को बार बार रिपीट करने से उसके बिहेवियर में चेंज हो जाता है। तो उन्होंने बार बार, मैं तो कोई काम करने की सलाह दी थी कि बार बार कोई चीज़ों को आप करते हो तो आपका जो रिस्पॉन्स होता है, आपका जो चेंजिंग होता है बिहेवियर में, काफ़ी पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, देयर इज ऑल्सो लैक ऑफ क्लैरिटी इन द डायरेक्शन। अगर तो वर्क फ्रॉम द मोस्ट सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क। अगर डायरेक्शन की मतलब उन्होंने बोला था कि अगर कमी है क्लियरिटी की, आपकी डायरेक्शन में क्लियरिटी की कमी है, तो आप क्या कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम द मोस्ट, एकदम छोटे से स्टार्ट करो। इस बॉटम मतलब कह सकते हैं इनिशियल स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करो, फ्रॉम द मोस्ट सिंपल से मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क पर आप जाओ। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज लैकिंग। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अगर लैकिंग है तो गिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, है ना। तो एक गिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है। तो ये सारे चीज़ें इस वीडियो में था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके आप बताओ। कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक देखते रहें सर क्लासेस। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।